A very warm welcome indeed to all the future company secretaries. This is Ritik Sharma and welcome back to my YouTube channel CS Ignite. Today I am here for my CS professional students or my CS professional friends जिन्हें ESG के पेपर्स में प्रॉब्लम आ रही है। यार ये जो ESG का पेपर है ना वो खुद में 20 चैप्टर्स इंक्लूड करता है। आई बिलीव कि हर पेपर में हर चैप्टर को पढ़ने का एक अपना अप्रोच होता है और उस चैप्टर को उस अप्रोच से पढ़ने से हमें बेनिफिट एग्ज़ाम्स में 110% मिलता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखते हुए मैंने यहाँ पर चैप्टर्स के कुछ सेट्स बनाए हैं और कुछ माइंड मैपिंग किया है ताकि आप लोगों को ईजी जा सके ये पेपर जितना बल्कि दिखता है उससे ईजी बनाकर रखूँगा इस वीडियो के एंड तक, इतना मैं अश्योर कर सकता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले स्टेजेस में कुछ बात करते हैं। सबसे पहला स्टेज चैप्टर 18 का। चैप्टर 18 में आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है और पूरा का पूरा चैप्टर 18 जो होगा वो आपका डिसाइड करेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 19 और चैप्टर 20 है जो कि खुद में 15 मार्क्स रखता है। ये दोनों चैप्टर मिला करके आपको यहाँ पर 35 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। 3 चैप्टर में ही आपने ऑलमोस्ट 35 मार्क्स स्कोर कर दिए। ये हमारे लिए एक बेनिफिट के जैसा काम करेगा कि इन दोनों चैप्टर्स में ही आपको 35 मार्क्स स्कोर हो जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज बात करता है आपका कम्प्लीटली बोर्ड के रिगार्डिंग 3, 4, 5, 6। मैंने यहाँ पर 3, 4, 5, 6 का कवरेज कुछ इस तरीके से रखा है कि इन चैप्टर्स को हमें साथ में पढ़ना है। चैप्टर 3, 4, 5, 6 का स्ट्रैटेजी ये होगा कि ये बोर्ड के रिगार्डिंग सारा चीज़ बात कर रहा है, तो ये बोर्ड पर हम लोगों को फोकस करके पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगा 8 और 12 का। 8 और 12 में जो चैप्टर्स हैं, 8 और 12 का जो चैप्टर है ये हमारा बोर्ड डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करता है, वेबसाइट डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करता है और बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट स्टेज होगा हमारा 13, 14, 15। 13, 14 एंड 15। 13, 14, 15 ना आपको कम्प्लीटली इन्वायरमेंट से कोरिलेट कराएगा चीज़ों को और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बताएगा, गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स के रिगार्डिंग बताएगा, गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव्स लिए, क्या तरीके यूज़ किए कि कार्बन एमिशंस कम कर सके एंड अदर थिंग्स। ऑल्सो यहाँ पर एक CSR का चैप्टर है जो कि आपको एक बेनिफिशियल तौर पर आ जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये CSR का जो सब पेपर है ये पूरा पेपर ओपन बुक में तो है ही, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उन्हें बता दूं, जिनका ऑप्शनल में ओपन बुक में CSR नहीं है उनके लिए बता दूं, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेज है वो बात करता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के स्टेज में जो आपको ये चैप्टर मिलेगा इसमें बस है काफ़ी चीज़ें लिखी हुई, बट आपको फोकस करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके हिसाब से पढ़ाई करना है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कवर करना पॉसिबल नहीं है इतने लेस टाइम में। हाँ, हालांकि आप इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। यहाँ पर कोई भी मैं इस तरीके के अश्योरिटी नहीं देता हूँ कि इसी चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेज में आपको मिलेगा चैप्टर 9, 7 एंड 10 के रिगार्डिंग। 9, 7 और 10 जो है ये तीनों चैप्टर जो है कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो खुद में ही अलग से टॉपिक दिए हुए बुक्स में। ये टॉपिक्स को आपको आइसोलेटेड वे में पढ़ना है ताकि आपको समझ आ सके कि ये तीनों टॉपिक्स किस रिगार्डिंग बात कर रही हैं। एक जो है वो प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़ के बारे में बात करती है कि किस तरीके से पुराने तौर पे कंपनीज़ जो हैं किस तरीके से जनरेशन चेंज होते जाती हैं कंपनीज़ की, और उसके बाद भी बिज़नेस को मैनेज किया जाता है। चैप्टर 9 में आपको डेटा गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 10 में आपको स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग पढ़ना है, स्टेक होल्डर राइट्स के बारे में पढ़ना है, रिड्रेसल मैकेनिज़्म, ह्यूमन राइट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट स्टेज तो एक चैप्टर 11 है।
ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि ये काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है। ये खुद में 2-3 चैप्टर को इंक्लूड करके बनाया हुआ इस काइंड ऑफ चैप्टर है, जो कि काफ़ी इंस्टीट्यूट ने काफ़ी टॉपिक्स को इंक्लूड करके बनाया है। बट द थिंग इज़ कि इस चैप्टर से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन की होती है, इसलिए मैंने इसे नीचे स्कोर दिया है और साथ ही साथ मैंने इसे नीचे अपने स्कोर बोर्ड पे रखा है। बट हाँ, ये चैप्टर जो होगा उससे एक क्वेश्चन आने की एश्योरिटी है। बट एक चैप्टर के लिए और एक क्वेश्चन के लिए अगर आप देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा ही कम्बस्ड हो जाएगा। दिस वॉज द रीज़न मैंने इसे नीचे रखा है। आप इसे, मैं तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई चैप्टर छोड़ कर जाओ या कोई टॉपिक छोड़ कर जाओ। हाउएवर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैप्टर को भी करके जाओ, बट आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर के जाओ, ताकि आप एग्ज़ाम्स में लिख पाओ अगर इससे भी क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि हमें पेपर हमेशा कोशिश करना चाहिए 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का। जिस टाइम आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, वहाँ आपने अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ा दी है पास होने की। लास्ट जो हमारा स्टेज है वो बात करता है चैप्टर 16 और चैप्टर 17 के रिगार्डिंग। चैप्टर 16 और चैप्टर 17 जो होगा वो हमारे लिए एक तरीके से समझिए कि आईसीएसआई के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस देगा और आईसीएसआई के बारे में ही बताएगा। आईसीएसआई को अलग अलग टॉपिक्स से रिलेट करके बताया जाएगा, इन्वेस्टर्स एसोसिएशंस के बारे में बताया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बताया जाएगा, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स के बारे में बताया जाएगा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स बताई जाएंगी। चैप्टर 17 में आपको एम्पावरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन जो है, इस चैप्टर में आपको अलग अलग टॉपिक्स रिलेट करके और कंपनी सेक्रेटरी का रोल बताया जाएगा इसमें, जो कि हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पे सेपरेटली पढ़ना है। यार ये तो एक तरीके से हमने स्ट्रैटेजी बना ली कि किस चैप्टर्स को कब कब पढ़ना है और किस कॉम्बिनेशन में पढ़ना है। बट द सेकेंड थिंग इज़ कि हमें 1 डे बिफोर एग्ज़ाम इसे रिवाइज कैसे करना है। 20 चैप्टर और एक दिन पहले का रिवीजन, ये काफ़ी टफ हो जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया था कि सारे चैप्टर्स में से कुछ कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे और उन सेल्फ नोट्स का यूज़ करता था मैं। जैसे मैंने चैप्टर 18 के लिए, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था, उसके लिए कुछ नोट्स बना लिए थे, 1 पेजर नोट्स। ये 1 पेजर नोट्स में मैं करता क्या हूँ, एक A4 साइज़ पेपर में फ्रंट और बैक दोनों का यूज़ करके और हर एक शीट को हर जगह पे लिख करके उसे कंप्लीट रेडी करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरीके के नोट्स क्रिएट करता हूँ जो मुझे हेल्पफुल होती हैं 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, ताकि मैं हर टॉपिक को कवर कर सकूँ अच्छे से। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 के रिगार्डिंग है और ये चैप्टर 2 का जो टॉपिक था ये मैंने काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिया था, जिस रीज़न से मुझे 1 डे बिफोर एग्ज़ाम्स काफ़ी हेल्पफुल रहा था। इस सिर्फ इस शीट को मुझे कवर करने में और रिवाइज करने में मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस A4 साइज पेपर, और मैंने इस तरीके के नोट्स क्रिएट किए थे इस रीज़न से। सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पर ESG में और भी कुछ टॉपिक्स कुछ ऐसे होंगे जो अदर पेपर्स में भी काफ़ी जगह कॉमन मिलेंगे। उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स बनाए थे, सेक्शंस कंपनीज एक्ट के बनाकर रखे थे। फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट जो था बहुत जगह मिल रहा था, हमें डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर हमें बहुत जगह मिल रहा था, जिस रीज़न से मैंने ये पार्टिकुलर सेक्शंस को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे और कहीं पे देखना ही ना पड़े और ये काफ़ी इजी गोइंग रहे मुझे याद करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड विथ दिस वीडियो, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो चैप्टर 3, 4, 5, 6 की मैंने बात की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर चैप्टर 18, 19, 20 के बाद। ये जो 3, 4, 5, 6 होगा, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स जो हैं वो केस बेस्ड आएंगे। और दिस इज़ द रीज़न कि इन चैप्टर्स को आपको पढ़ने का अप्रोच अपना रखना होगा केस लॉ सॉल्व करने के बेसिस पे। बाकी जो कुछ चैप्टर्स है उनमें आपको चीज़ों को याद रखने का ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट्स के जो चैप्टर्स है उसमें आपके चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपका जो प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी हो, इसमें आपको चीज़ों को याद रखना होगा। डेटा गवर्नेंस में याद रखना होगा।
चैप्टर 1 चैप्टर 2 इनमें भी याद रखने की चीज़ें होंगी। बट आपका जो 3 to 6 वाला चैप्टर होगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एक तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आने में के लिए, और केस बेस्ड ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, मैं आपको अपने दिसंबर 2024 का पेपर दिखाऊंगा जिसमें मैंने 58 मार्क्स स्कोर किए थे। इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें पार्ट बी और पार्ट सी से भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जैसे मुझे रिपोर्ट बनाने को प्रिपेयर करने को बोल दिया गया था। आपको ये बुक में कहीं पर नहीं मिलेगा, बट आपको बुक के जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा ड्राफ्टिंग दिखाते हुए उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोर्ड को एड्रेस करते हुए सेक्शंस बनाते हुए इस पूरे रिपोर्ट को रेडी किया था। सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 इस तरीके से रिपोर्ट को प्रिपेयर करके, और लास्ट में एक कंक्लूजन भी लिखा था जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फिर मार्किंग मिला था। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था कि मुझे कुछ बेनिफिट्स डिस्कशन करने थे, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे पॉइंट डाले थे और मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से 4 मार्क्स मिले भी थे। उसके बाद मैं अगर आपको अगला क्वेश्चन दिखाऊं तो अगले क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ था, जिसमें कि मुझे अलग अलग पॉइंट्स का डिस्कशन करना था और मैंने काफ़ी सेपरेट वे में लिखने की कोशिश की थी। पेपर में मेरा स्ट्रेटजी यही रहता है कि मैं हर टॉपिक को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग पॉइंट्स में बनाकर लिखूं, ताकि पेपर चेकर को भी इजी गोइंग जाए पॉइंट्स को रीड आउट करने में और कोई कन्फ्यूजन ना रहे उनके सामने कि क्या लिखा है बच्चे ने। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जिसमें मुझे अच्छे खासे फुल मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दिखाता हूं, ये मेरा क्राइसिस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग था। मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन था उस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट लिखा, भले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ हो या ना, बट मैंने कुछ इंट्रो पार्ट डाला। उसके बाद फिर उसके फर्दर डिस्कशन करते हुए जो टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को लिख करके और फिर मैंने अदर डिस्कशंस करते हुए टॉपिक को एंड किया, और मुझे ठीक ठाक 3 मार्क्स मिले भी इस पे। यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के बारे में बात किया जा रहा था। वहाँ पर मैंने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के रिगार्डिंग फिर से एक इंट्रोडक्शन पार्ट पहले तो देने का कोशिश किया। उसके बाद फिर मैंने डिस्कशन किए कि आगे के पॉइंट्स क्या होने वाले हैं आंसर्स में मेरे। वो फिर मैं कोई भी टॉपिक को अगर आप देखोगे तो मैं पहले टॉपिक में से एक डिस्कशन ये ज़रूर डाल रहा हूँ कि वो टॉपिक है क्या। उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ अपने आंसर्स में। इस क्वेश्चन में मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे 4 मार्क्स मिले, जबकि मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। इतना ही लिखने में सारे मुझे 4 मार्क्स मिले 5 में से, जबकि मैंने सिर्फ टॉपिक का डिस्कशन किया और उसके बाद प्रोसेस को लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट में लिख करके ख़त्म करते गया। बट ये जो प्रोसेस था मैंने काफ़ी सीक्वेंस वाइज में लिखा था, इसलिए शायद चक्कर को सही लगा और उन्होंने 4 नंबर दिए। यहाँ पर वैसे ही मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं भी करके गए थे, जिस रीज़न से मैंने जो भी लिखा उसमें मुझे 0 मार्क्स भी अलॉट किए हैं। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा टॉपिक्स था जो मैंने सामने से वहाँ एग्ज़ाम में ही बनाकर लिखा तो वहाँ पर मुझे 1 मार्क्स मिले भी हैं। तो इसका तो कोई रिग्रेट भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 1 मार्क्स था ये एक तरीके से बोनस मार्क्स मुझे मिल गया, आप समझो तो। यहाँ पर जो कुछ चैप्टर्स और भी हैं इन्वायरमेंट वाले चैप्टर्स, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी मार्क्स गेन करने के चांसेस रहते हैं। उसमें आपको काफ़ी ईजी गोइंग और काफ़ी बेसिक टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उसे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, इस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं, तो वो भी आप काफ़ी ईजिली हैंडल कर सकते हो अपने सेल्फ नॉलेज के साथ भी। ई वेस्ट के रिगार्डिंग मुझे पूछा गया था, मैंने ई वेस्ट को फिर से डिस्कस किया। उसके बाद ही मैंने आगे जा कर के उसके ट्रीटमेंट के अलग अलग मेजर्स लिखे थे जो कि मेन क्वेश्चन था। उसके बाद मुझे 3 मार्क्स यहाँ पर अलॉट हुए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका भी था, सीएसआर का ये क्वेश्चन जो था इसमें मुझे आ गया था क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि मुझे लिमिट बनाना था इन इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह का, तो इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह का लिमिट बताया और साथ ही साथ कंक्लूजन देना था मुझे कुछ का। तो मुझे वहाँ पर भी 4 में से 5 मार्क्स, 5 में से 4 मार्क्स अलॉट हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद डेटा गवर्नेंस का जो क्वेश्चन था वो भी काफ़ी थियोरेटिकल वे का था।
बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ किया कि सारे के सारे टॉपिक्स को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की और साथ ही साथ पॉइंट वाइज ही जाने की कोशिश की, जिस रीज़न से शायद मुझे 3 मार्क्स अलॉट भी हुए हैं, वरना नहीं होते। यहाँ पर ना एक केस स्टडी के रिगार्डिंग पूछा गया था जो मुझे सही से उतना मालूम नहीं था, बट मैंने सन फार्मा का एक केस लॉ पढ़ा था तो मैंने उसे कोट कर दिया। रीज़न बीइंग कि ये जो केस बेस्ड था, ये जो था नया नया अमेंडमेंट में ही आया हुआ था, तो मैंने केस को कोट करके रख दिया था एग्जाम्स में। ये फैमिली ड्रिवन कंपनी वाली जी, प्रमोटर ड्रिवन कंपनी जो थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, उसमें भी मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट बताने थे तो वो मैं बताया था। फॉल की इश्यूज बताने थे फैमिली बिजनेस के, तो वो मैंने बताए थे 5 पॉइंट्स में। जबकि मुझे यहाँ पर लगता है कि इलेबोरेटिव वे में भी थोड़ा जाना चाहिए था, जैसे मैंने पॉइंट 1 लिखा उसका इलेबोरेशन दिया, सेम वे में मुझे यहाँ पर भी कुछ कुछ करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे किया नहीं। एक्चुअली में टाइम बाउंडेशन भी इतना रहता है। ये मैं एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन का बात बताता हूँ। ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से लिखते हैं, ये सेबी एलओडीआर से क्वेश्चन था, रेगुलेशन 18 का। मैंने सबसे पहले रेगुलेशंस वगैरह कोट की, फिर उसके बाद मैंने प्रोविजंस को डिस्कशन किया, जो रेलेवेंट प्रोविजन था मैंने उतना ही डिस्कस किया। मैंने पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करने नहीं गया था। उसके बाद फिर मैंने अपने केस में बताया कि इस केस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर ये केस को डिस्कस करते हुए मैंने फिर कंक्लूजन डाला और कंक्लूजन को कोट करते हुए आंसर बनाया और मुझे 2 मार्क्स मिले भी थे इसमें। सेकेंड था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर यहाँ पर सेक्शन 184 के रिगार्डिंग था। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग जो पॉइंट था उसको पहले तो डिस्कस किया कि जो रिलेवेंट प्रोविज़न था, सिर्फ रिलेवेंट प्रोविज़न लिखिए, ना कि पूरा सेक्शंस उतारने बैठिए। ना हमारे पास उतना टाइम हो पाता है और ना ही चेकर इतना चेक करना चाहता है। वो सिंपल बस आपका रिलेवेंट प्रोविज़न देखेगा, उसके बाद फैक्ट्स आप बताओ, डिस्कस करो और साथ ही साथ कंक्लूड कर दो आंसर को। ये जो पॉइंट्स था ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में ये आंसर निकाल दिया। एक्चुअली में टाइम बाउंडेशंस के रीज़न से मैंने इसे इजी वे में इजी गोइंग करते हुए निकाला। हालांकि मुझे यहाँ पे 4 में 4 भी मिला था इस क्वेश्चन में। मैंने पार्ट बी, उसी क्वेश्चन के 2 पार्ट में था, तो पार्ट 1 और पार्ट बी इस तरीके से डिफाइन करते हुए लिखा था। ये पार्ट 1 था और ये फिर पार्ट बी यहाँ पर शुरू हो रहा था, तो मैंने डिस्कशन कर किया और यहाँ पर पार्ट बी को मेंशन किया। साथ ही साथ जब भी मेरा आप देखोगे आंसर ख़त्म हो रहा है, मैं आंसर ख़त्म होने के बाद एक न्यू लाइन तो खींच ही रहा हूँ और साथ ही साथ मैं ऊपर में न्यू पेज से ही स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पे अगर गलती से मुझसे छूट गया, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में होता है कि हम लोग राइटिंग में भूल जाते हैं कि इस पेज में भी कुछ लिखना था हमें, और हम लोग नेक्स्ट पेज में स्विच कर जाते हैं। पीटीओ लिख करके मैंने मेंशन करते हुए पॉइंट्स को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर मैंने पूरा पेपर को इस तरीके से मेंटेन किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन था हमारा एनएससी प्राइम वगैरह के रिगार्डिंग, वहाँ पर भी मुझे सही सही अगर बताऊँ मैं तो 6 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1A। बट मुझे वहाँ पे 6 नंबर में 5 नंबर टोटल मार्क्स अलॉट हुए थे, 3 और 2 ऊपर के मिला करके, तो टोटल 5 मार्क्स मुझे अलॉट हुए थे। ये था मेरा पूरा का पूरा पेपर। और इसी के पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू में आप ध्यान रखते हुए अगर आप चाहें तो अपना पेपर भी मेंटेन कर सकते हो। मैंने ये बस आपको एक अपना ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से टॉपिक को लिखना है या फिर किस तरीके से टॉपिक को मेंटेन करना है आंसर्स में। सो दिस वाज अ स्मॉल स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर द ईएसजी, और ऐसे और भी काफ़ी स्ट्रेटेजी वीडियोस आने वाले हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल CS इग्नाइट पे। Please do like, share and subscribe. This was Ritik Sharma signing out for the day. Thank you.